हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एमपी क्लासेस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। एमपी सब इंजीनियर मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम 5 अप्रैल 2016 के मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ के क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे। इसके पहले कुछ पार्ट करा चुके हैं, यदि उन्हें नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, Priyanka deposit a sum of money with a bank paying R% per annum compound interest. It doubles itself in 8 years. In how many years the ratio between principal and interest earned would be 1/3? ओके, क्वेश्चन को समझना। यहाँ पास रेशियो जो दिया हुआ है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अर्न, जो भी इंटरेस्ट है उसका रेशियो दिया हुआ है। तो पहले कह रहे कि प्रियंका ने कुछ पैसों को बैंक में जमा किया है और जो रेट था वो R% के रेट पर कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जमा किया है, ठीक है। और वो जो पैसे थे डबल हो जा रहे हैं 8 साल में। अब उसका कहना है कि हमें बताना है कि क्या टाइम होगा उसमें जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट का जो रेशियो होगा 1/3 हो जाएगा। देख लेते हैं कि हमारा जो, मान लो प्रिंसिपल 1 था, ठीक है। जब प्रिंसिपल 1 था और ये 2 हो रहा है, डबल हो रहा मतलब 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, स्वयं का डबल हो, अगर 2 है तो 4 हो रहा है, यानी कि 1 था मान लो 2 हो रहा है, यानी कि 1 का सिंपल इंटरेस्ट मतलब 1 का इंटरेस्ट मिला। इंटरेस्ट जो 1 का मिला पर कितने साल में मिला? 8 ईयर में मिला। 8 साल में ये खुद का डबल हो जा रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट जो हुआ उसका रेशियो दिया हुआ है, कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो दिया हुआ है 1:3 होना, यानी कि इंटरेस्ट 3 होना चाहिए। तो जो अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट कितना होगा? 4 हो गया। तो इसका मतलब है कि हमें बताना है कि कितने साल में वो जो होगा प्रिंसिपल अपने का 4 गुना होगा, यानी कि 2 गुना कितने साल में हो रहा था? 2 गुना हो रहा था 8 साल में। 4 गुना होने के लिए 2 करना पड़ेगा, 2 गुने 2 4 होता है। अब क्या करना है, जो 8 ईयर होगा, इस 8 ईयर में जो इसके टाइम्स है, जो जितना भी टाइम्स हो रहा है उसका यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16, तो 16 ईयर में जो होगा ये खुद का 4 गुना हो जाएगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 3 गुना हो मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is a smallest 3-digit number which when divided by 3, 5, 6 or 8 leave remainder 1 in each case. What is the value of A plus B plus C? तो इसमें कह रहा है कि 3 डिजिट कोई नंबर है, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर है, उसको हम कुछ नंबरों से डिवाइड कर रहे हैं, जिसके बाद वो एक का रिमाइंडर दे रहा है। तो हमें बताना है जो नंबर आएगा उसके डिजिट का सम क्या होगा। तो ABC 3 डिजिट नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट नंबर, 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो सकती है? 100। ये इससे छोटी होगी तो फिर 2 डिजिट की नंबर होगी, तो 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर होगी 100, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो 3 ये नंबर है, 3, 5, 6 और 4, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। इनका एलसीएम कैसे लेंगे? देखिए, इसके फैक्टर निकाल लेंगे 2 इंटू 2, इसका फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 3, और 3 और 5 स्मॉलेस्ट है ही, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। एलसीएम क्या होता है कि मैक्सिमम जो भी नंबर है उसका मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि 2 का ये है 2, 2 इंटू 2 4 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3, यहाँ भी 3 और यहाँ भी 3, एक 3 ले लेंगे, 3 इंटू ये 5 है तो 5 लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 चौको 60। 60 हमारा क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब जो ये एलसीएम आया है,
इस एलसीएम को हम डिवाइड करेंगे 100 में, तभी तो पता चलेगा कि ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाई है कि नहीं है इन नंबरों से। तो 60 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो एक ही बार जा रहा है 60, बचा कितना 40, यानी कि 40 नंबर जो होंगे वो एक्स्ट्रा होंगे। जो भी हमारा आंसर आएगा 40 एक्स्ट्रा होगा, तो हम 100 में 40 को घटा देंगे। 100 माइनस 40 ये होगा 60। तो ये हमारी वो नंबर होगी, लेकिन ये नंबर क्या है 2 डिजिट नंबर है और क्वेश्चन में क्या कहा गया 3 डिजिट होना चाहिए। तो इस 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जब 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 120 और ये 3 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है, तो ये नंबर होगा। लेकिन अब लास्ट में एक चीज कंडीशन और भी है। कंडीशन ये कह रहा है कि रिमाइंडर एक बचना चाहिए, तो जो रिमाइंडर एक बचने के लिए एक को हम इसमें ऐड करना पड़े, तो ये नंबर हमारी हो जाएगी 121। फाइनल क्या कह रहा है कि इन तीनों का सम होना चाहिए डिजिट का। a प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4। तो इसका एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ फिफ्थ डिसाइल ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज दिया हुआ है जिसका फिफ्थ हमें डिसाइल बताना है। तो डिसाइल सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिसाइल होता है क्या। डिसाइल मतलब 10 डिजिट। ठीक है, तो डिसाइल बराबर हो जाता है, इससे एक फॉर्मूला होता है, यहाँ हम कर देंगे आई इंटू एन प्लस 1 अपॉन 10। डिसाइल 10 है तो अपॉन 10। अब यहाँ पास जो आई होता है, आई का मतलब होता है कि जो भी नंबर हमारे पास है उसको फाइंड करना है। ठीक है, विच नंबर टू बी फाइंड, जो भी नंबर है फाइंड करना, यानी कि विच नंबर फाइंड। ओके, एंड एन, एन की बात करेंगे यहाँ पास, तो एन जो होगा ये स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो हमें फिफ्थ डिसाइल निकालना है। तो फिफ्थ डिसाइल देखिए, सबसे पहले यहाँ पास फिफ्थ नंबर है, इनको हम पहले बढ़ते हुए क्रम में लिख देंगे। तो सबसे छोटा कितना है, सबसे छोटा 9 था, उसके बाद कितना था 11 है, सॉरी उसके बाद 10 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 18 है, फिर है 19 है, फिर है 21 एंड 23। अब फिफ्थ डिसाइल बोल रहा है, तो फिफ्थ डिसाइल मतलब पांचवें नंबर का। ठीक है, ये 1 2 3 4 5, तो पांचवें नंबर के क्या है 13 है। ओके, एन बराबर स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पास क्या है 9 है प्लस 1 अपॉन 10। तो 10 बाई, ये 10 है तो 10 बाई 10 हो जाएगा, तो ये होगा 13। ये 9 प्लस 1 10 और ये 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 13। ये पैसेंजर ट्रेन है, 200 मीटर लॉन्ग है, इज रनिंग एट द रेट ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम वुड इट टेक टू पास ए सर्टेन लैंप पोस्ट। कोई पोस्ट है यहाँ पास, मान लो ये कोई पोस्ट है, इसको ट्रेन इधर से आ रही, इसको पार करने के लिए कितना टाइम लेगी। तो ट्रेन की जो भी लेंथ दिया हुआ है, जो ट्रेन की लेंथ है ये 200 मीटर दिया हुआ, और इसकी जो स्पीड दिया हुआ, स्पीड वो 45 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ। अब कह रहे हैं इधर से आ रही है, इसको पार करने में कितना समय लेगा। तो यहाँ डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस इस समय कितनी है, ट्रेन की डिस्टेंस होती है 200 मीटर, तो ये पोल की डिस्टेंस है, तो पोल की डिस्टेंस हमेशा निगलेक्ट कर देंगे, तो प्लस 0 हो जाएगा। अगर ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस बोला होता कि प्लेटफॉर्म इतना बड़ा, तो इस 0 की जगह वो प्लेटफॉर्म की जो डिस्टेंस दी होती वो हो जाती। अपॉन अप कर देंगे स्पीड, स्पीड कितनी दी हुई है 45 किलोमीटर पर आवर। और एक चीज और याद कर लो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए, मीटर पर सेकंड में जाने के लिए
5/18 का हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 200/45 इंटू 5/18, ये इसको काट देंगे 245, ठीक है। और ये हो जाएगा 200 इंटू 2/25, तो ये टोटल हो जाएगा 25/8 216 सेकेंड। इसका जो आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन के करने के लिए दो मेथड है। एक तो मेथड है कि इस इक्वेशन को लिखने के बाद हर एक ऑप्शन को इसमें डिवाइड करके देख लेंगे, ठीक है। डिवाइड करके देख लेंगे, जिससे डिवाइड होगा इसमें कुछ भी नहीं बचेगा, शेषफल 0 हो जाएगा तो वही हो जाएगा। या फिर इनकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, तब 0 आ जाएगा, तो हो जाएगा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम यही वाला मेथड निकालेंगे, इनकी वैल्यू लेके पुट करेंगे कि उसमें भाग अगर देते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। तो पहला हम पुट करेंगे x माइनस 3 बराबर 0 होता है, तो x बराबर 3। तो जब x बराबर हम 3 इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं 3x प्लस 5x माइनस 12 में, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 12, तो 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। देखिए ये हो जाएगा 27 हो रहा है, और ये भी प्लस में है यानी कि नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, माइनस में से 12 है तो ये 0 के बराबर नहीं हो गया, तो पहला कट हो जाएगा। सेकंड देखते हैं, x बराबर -4 पुट करेंगे, ये वाला लेंगे। तो x बराबर जो -4 पुट कर रहे हैं, तो 3 इंटू -4 का स्क्वायर यानी कि 16 प्लस 5 इंटू -4 और -12, ये होगा 48 माइनस 20 प्लस माइनस ये होगा 12, तो ये कितना हो रहा है माइनस, यानी कि ये 32 माइनस का हो रहा है, और प्लस 48 यानी ये भी 0 के बराबर नहीं है। नेक्स्ट पुट करके देख रहे हैं, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर होगा -3/2। जब -3/2 पुट करके देखेंगे तो ये 3 -3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3/2 और माइनस का 12, इसे करेंगे तो 3 इंटू 9/4 माइनस 15/2 और -12। ये कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा, तो हम इसके एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ 27 पहले लिख लेते एक बार, /4 -15/2 -12, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पास आ जाएगा 20, काम करते हैं थोड़ा एक ऊपर ही लिख लेते हैं, पेज लिए ले रहे हैं, तो पेज ठीक है। तो इक्वेशन क्या थी 27/4 ये यहाँ पास क्या था 27/4 -15/2 एंड -12, ठीक है। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 4 एलसीएम हो जाएगा, ये 27 माइनस 2 बार जाएगा तो 30 हो जाएगा, और माइनस 4 बार चौक 48। देखिए माइनस वाला ये जो है ये ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट वाले को जो हम पुट करके देखेंगे, तो नेक्स्ट पर x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर 3x माइनस 4 था, पुट करके देख ले रहे हैं। यहाँ x बराबर ये x 3x माइनस 4 था बराबर 0, तो ये x बराबर होगा 4/3। ओके, 3x माइनस 4, इक्वेशन जो थी 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12।
अब इसमें इस वैल्यू को जब हम पुट करके देख रहे हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4/3 माइनस 12, ये होगा 3 इंटू 16/9 प्लस 20/3 माइनस 12। ओके, ये 3 से जाएगा तो ये होगा 16/3 प्लस 20/3 और माइनस 12। एलसीएम लेंगे 3, 16 प्लस 20 माइनस 3 का मल्टीप्लाई होगा 36 हो, यानी कि 36 और ये 36 इनको जोड़ेंगे 36 और ये माइनस 36 यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो अपना आंसर जो हो जाएगा, पहली बार जब 3 सेटिस्फाई नहीं हो रहे थे तो चौथा ही आंसर हम कर ही देंगे, तो हम इसको चेक करने की ज़रूरत थी नहीं क्योंकि 3 से आई इक्वल टू 0 नहीं आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य, विमला एंड Carol works in a company. The ratio of ages of Aditya and Vimla is 13:11 and the ratio of age of Vimla and Carol is 11:14. If the sum of their age is 76, what is the difference between age of Aditya and Carol? तो यहाँ पास जो है 3 कैंडिडेट है, आदित्य, विमला और कैरोल किसी कंपनी में काम करते हैं और इनकी एज का रेशियो दिया हुआ है। तो आदित्य और विमला की जो एज का रेशियो दिया हुआ 13:11 और किसका दिया, विमला और कैरोल इनकी एज का रेशियो दिया हुआ 11:14। तो हम रेशियो निकाल लेंगे, तो रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो है दो कॉमन क्या है, विमला कॉमन है, तो विमला अगर कॉमन है तो यहाँ पास 11, चलिए मैं करके दिखाता हूँ दोबारा, ए रेशियो बी रेशियो सी, ए रेशियो का मतलब 13 और 11 था, बी और सी का रेशियो 11 था और कितना था, 14 था, 11-14, यहाँ पर 14 नहीं। ठीक है, जो खाली स्पेस होता है उसमें क्या करते हैं, बगल वाले को ट्रांसफर कर देते हैं, यहाँ 11 ये हो जाएगा और यहाँ पास भी 11 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इनको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, 13 इंटू 11 का मल्टीप्लाई होगा, पहली बात मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं कुछ एक्स्ट्रा बता रहा था, जरूर जब देखिए ये जब दोनों कॉमन सेम ही हो गया तो मैं नया नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी निकालेंगे तो कट जाएगा। देखिए अगर कर भी रहे हैं ना तो ये 11-11-11 सबसे कट ही जाएगा, तो इसका जो रेशियो आ जाएगा, ए बी सी का रेशियो जो आ रहा है वो हो जाएगा 13:11:14 रेशियो। तो बी समान है तो हमें ये सब पोर्शन करने की जरूरत ही नहीं है। अब क्या कह रहा था, इन सबके जो एज का रेशियो का सम 76 दिया है, तो हम सबसे पहले इनको सम कर लेंगे, तो 3 4 1 5 3 8 और 38 बराबर कितना दिया हुआ, 76 दिया, तो 1 बराबर हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ आदित्य एंड कैरोल, आदित्य 13 है, कैरोल कितना है, 14 है, तो इनकी जो रेशियो कितना अंतर डिफरेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस आ रहा है। हेरोल एंड और जो है कैरोल, हेरोल सॉरी बोल रहा हूँ, आदित्य और कैरोल के बीच में जो रेशियो है का डिफरेंस जो आएगा 1 का आएगा, और 1 बराबर कितना दिया, 2 दिया हुआ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। देखिए y बराबर log e x, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy by dx, ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग के बच्चे तो इसे तो काफ़ी इजी तरीके से कर लेंगे। तो ये हमें निकालना है dy by dx log e x। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर करेंगे और इसको हम t मान के चलेंगे। ठीक है, तो हम इसको t मानेंगे, तो dy dx dy dt log t और बाकी इनटू, अब ये जो बचेगा इसको अलग से करना पड़ेगा इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसको x के टर्म्स में करना पड़ेगा, log x, इसका क्या हो जाता है, log t का होता है 1/x, तो 1/t इंटू इसका होता है 1/x, t बराबर क्या माने थे हम, log e,
इंटू 1/x। अब क्वेश्चन में x बराबर e बोला है, तो जब x बराबर हम e पुट करेंगे तो log e, और यहाँ भी e हो जाएगा, इंटू 1/e। इसका मान 1 हो जाएगा, बेस और ये समान है, तो करेक्ट आंसर होगा 1/e। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1/e, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर ए cos स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 6a। हमें मान निकालना है, ठीक है। तो ये है, देखिए ये फॉर्मूला बन रहा है, हमारे पास एक फॉर्मूला ही बना जा रहा है कि a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a भी हो रहा है। तो हम ए बराबर क्या मानेंगे, ए बराबर हो जाएगा, हम मान रहे हैं साइन स्क्वायर ए, बी बराबर है कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अपने के हिसाब से वैल्यू देख लो तो समझ में आ जाएगा। ए क्यूब यानी साइन स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो साइन की पावर 6 हो जाएगा, साइन की पावर 6a प्लस कॉस की पावर 6a प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। इस फॉर्मूले में पूरा फिट हो गया, तो हम यहाँ हो जाएगी, मेन वैल्यू होगी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक मिसिंग हो रहा, की पावर 3 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है, तो 1 की पावर 3 बराबर 1 ही हो जाएगा। तो इसे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। एक अर्न है यानी कि एक कलश है, उसमें 3 ब्लैक बॉल हैं, 4 ग्रीन बॉल है एंड 2 रेड बॉल है, आइडेंटिकल शेप में बॉल है, ठीक है, और साइज में है। A ball is randomly, a ball is draw random from a urn and a ball is again draw at a random without replacing the previous ball from the urn. What is probability that both ball are red in a color? ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, तो इसमें देखिए कितनी बॉल है, देखिए 3 ब्लैक बॉल है, 4 ग्रीन बॉल है एंड 2 रेड बॉल है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ बॉल हमारे पास हो गई 4 3 7 तो 9, टोटल 9 बॉल हो गई, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि हमें, यहाँ पास क्वेश्चन में जाओ, बोथ बॉल आर रेड, दोनों बॉल रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। देखिए हमारे पास 9 बॉल है, 9 बॉल में 2 बॉल निकालना है, तो 9 बॉल में अगर 2 बॉल निकालने की प्रायिकता क्या होती है, 9 बॉल में 2 बॉल निकालने के तरीके होते हैं 9C2, हमारे पास 9 है उसमें 2 निकालना है, तो 2 कोई भी हो सकते हैं, तो 2 निकालने के लिए 9C2। अब ये जो 2 थे, ये जो हो गया ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो गया, ठीक है। अब फेवरेबल के लिए हमें क्या करेंगे, निकालने के लिए कि दोनों बॉल रेड होना चाहिए, तो हमारे पास रेड बॉल कितनी है, 2 रेड बॉल है। अब 2 रेड बॉल में कह रहा है 2 ही निकालनी है, तो हमारे पास 2 रेड बॉल है और 2 रेड बॉल में हमें कितना निकालना है, 2 निकालना, तो उससे निकालने की तरीके वो 2C2। तो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 2C2, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2C2 एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 9C2। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 2C2 के तो मान 1 ही हो जाएगा, ठीक है,
और 9C2 का निकालने के लिए देखो, जब भी नीचे जो भी होता है ऊपर वाले को घटाएंगे, कितना 7 आएगा, तो हम 9 को 9 इंटू 8 कर देंगे और अपान 2, कि 7 वाला कट जाएगा। कैसे कट जाएगा, इसका जो फॉर्मूला देख लो, फिर हर बार तो ऐसे ही करना, पर फॉर्मूला देख लो, समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 9 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 9 माइनस 2। ये होता है तो 9 माइनस 2 करें तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो यहाँ जब मैं 9 इंटू 8 इंटू 7 तक पहुँचूंगा तो ये नीचे वाला 7 होगा और ये 7 कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 बच जाएगा। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये होगा, इसको कट कर दो, ये 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/36। The angle of a quadrilateral PQRS are in the ratio of 1:4:1. What is the difference between the highest and lowest value of angle? देखिए क्वाड्रिलेटरल दिया है, यानी कि चतुर्भुज दिया है, कोई भी चतुर्भुज दिया है, चतुर्भुज का प्रकार नहीं पता तो चतुर्भुज कैसे भी हो, जिनकी 4 भुजाएं हो, स्क्वायर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, सब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम चतुर्भुज मान लेंगे, कोई भी हम मान लिया, ये चलो हमारे पास ये, ठीक है। अब चतुर्भुज के जो 4 एंगल होते हैं, ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, इनका जो सम होता है वो होता है 360 डिग्री। चारों एंगल का सम 360 डिग्री हुआ होता है, और इसका चारों एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो दिया हुआ 1 +4 +4 +1, तो इनका सम जो हो रहा है वो 10 हो रहा है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, क्योंकि इंटरनल एंगल का जो सम 360 डिग्री होगा। एक बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री, ठीक है, 36 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट एंगल की जो वैल्यू हमें बताना। तो हाईएस्ट क्या है, यहाँ 4 था, हाईएस्ट 4 है, लोवेस्ट 1 है, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3। तो हमें 3 बराबर, एक बराबर 36 था, तो 3 इंटू 36 कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा, ये आ जाएगा 8 और 10, ये होगा 108। तो इसे एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a number is first decreased by 20% and then increased by 25%. What is the net change in the number? देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि कोई किसी भी नंबर को हम पहले इंक्रीज करते हैं फिर हम उसको डिक्रीज करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आप उसका फ्रैक्शन वैल्यू देख लीजिए। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5। 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पास हम कर देंगे ओरिजिनल और ये इधर लिख देंगे न्यू। अब ओरिजिनल क्या था, देखिए हमेशा जो फ्रैक्शन की नीचे वाली वैल्यू होती है ओरिजिनल वैल्यू होती है, उसकी मूल संख्या होती है, ठीक है। तो कितना था, 5 था। 20% क्या डिक्रीज हुआ है, 20% डिक्रीज यानी कि 5 तो ओरिजिनल था, उसमें 1 का डिक्रीज हुआ, तो ये नया स्तर कितना, 4 बन रहा था। अगले में 25% इंक्रीज हुआ था, 25% इंक्रीज हुआ था, तो 25% जब इंक्रीज हुआ था तो पहले तो इसके पास 4 था, एक कहीं जब इंक्रीज हुआ तो ये हो जाएगा 5, इनका मल्टीप्लाई करेंगे 20 और ये 20, यानी कि पहले भी 20 था और अभी भी 20, तो नेट चेंज जो इसमें आ जाएगा 0% का आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, if magnitude of A is 10, magnitude of B is 2 and A into B बराबर 12, what is the value of क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ A into B का मॉडुलस का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट का देखो फॉर्मूला क्या होता है, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेगा तो ये होता है
ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा। देखिए यहाँ पास ए हमें मिला हुआ है, बी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एंगल की वैल्यू हमें नहीं पता, तो एंगल जो भी टू वेक्टर के बीच में, जैसे एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इनके बीच का एंगल जो होगा वो थीटा बराबर होता है कॉस इनवर्स ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ए इंटू बी की वैल्यू दी हुई है 12 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 दिया हुआ है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 6 5 और ये 3 हो जाएगा। तो ये होगा कॉस इनवर्स 3/5। जब इनको हम सॉल्व कर रहे हैं 3/5 को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स ये। तो देन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी, थीटा बराबर आ जाएगा यहाँ 0.6। एक बात और हमेशा याद रखना, यदि cos थीटा की वैल्यू, ये cos थीटा बराबर 0.6 आ जाएगा। यदि cos थीटा की वैल्यू 0.6 आती है, देन जब ये साइन में जाता है तो साइन थीटा का मान हो जाता है 0.8। तो हमें यहीं से हमें याद ही रहता है, ये पॉइंट याद ही रखो, जब भी cos थीटा बराबर 0.6 होता है तो साइन थीटा बराबर होता है 0.8। तो यहाँ पास इसकी वैल्यू पुट कर देना है, तो ए क्रॉस बी 10 इंटू 2 इंटू 0.8, इसकी जो वैल्यू आ रही है ये हो जाएगा 60। पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। ए क्रॉस मैग्नीट्यूड का होगा होल स्क्वायर करने के लिए 16 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे, ये होगा 256। तो इसका एग्जैक्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज एज ऑफ हर्षिल and Harshita, who were married 10 years ago, was 24 years. Average age of the family included Harshil, the husband, Harshita, the wife, and Hitesh, the children, who is born during the interval in 25 years. What is the present age of Hitesh? जो बच्चा है उनका, उसकी प्रेजेंट एज हमें बताना है, तो कितनी होगी। तो देखिए 10 साल पहले 10 ईयर पहले इनकी एवरेज एज दिया हुआ है दोनों की, ठीक है। तो यहाँ पास हर्षिल प्लस हर्षिता की जो दिया हुआ है एवरेज एज कितनी दिया हुआ 24। एवरेज के लिए यहाँ 2 हो गया, इनकी दोनों की जो एज हो जाएगी H1 इसको कर दे रहे हैं और ये हर्षिता को H2 किए दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 24 इंटू 2, यानी 10 साल पहले इन दोनों की जो एज थी वो 48 ईयर थी 10 साल पहले, ठीक है। अब कह रहा है द एवरेज एज जो फैमिली की है, इन तीनों फैमिली की है, बच्चे का इंटरवल मतलब जो भी बच्चा पैदा हुआ, बीच में बच्चा वो पैदा हुआ, वो है 25 ईयर, ठीक है। तो 10 साल पहले इतनी थी, तो प्रेजेंट करने के लिए दोनों की 10-10 ऐड होनी चाहिए, ठीक है। दोनों में जब 10-10 ऐड किए तो 20 ऐड होगा, तो 20 ऐड करने के बाद 8 और 68, ये इनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज हो गई, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इन तीनों इनके जो बच्चे थे, बच्चों को भी मिला के जो एवरेज हो रहा है वो 25 हो रहा है। 25 यानी कि हर्षिल को मान लेंगे H1, हर्षिता को H2, और जो हितेश का बच्चा है उनको H3 मान लेंगे। अपॉन 3 बराबर इनकी एवरेज एज कितनी हो रही है, जो रही 25 ईयर। तो सम ऑफ तीनों की एज का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 75, 25 इंटू 3। तो देखिए इन दोनों की एज कितनी है 68 है, और 75 में जब हम 68 को घटाएंगे तो हितेश की एज आ जाएगी, तो 75 माइनस 68
तो ये इसकी एज आ जाएगी 7 ईयर। इसका आंसर हो जाएगा सी। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट बार जल्दी लेके आएंगे। एमपी जीके की सीरीज हमारी चल रही है जिसमें 4 पार्ट हो चुके हैं। यानी 2000 क्वेश्चन करने का टारगेट है। प्रीवियस ईयर जितने भी व्यापम के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें करने का टारगेट है। यदि आपने उन्हें नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि सब इंजीनियर में अगर उतना ही जीके कर ले रहे हैं तो जीएमपी जीके के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो चलिए, थैंक यू।